बच्चों, वेलकम टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। देखिए, जो अपना चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसके अंदर हम रासायनिक अभिक्रियाओं के टाइप्स पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने 5 टाइप स्टडी किए हैं लास्ट वीडियोस के अंदर, और उसके वीडियोज आपको जो अपनी ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेज हैं उसके अंदर मिल जाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट रिएक्शन कौन सी थी? अपनी संयोजन अभिक्रिया थी। नंबर सेकंड पे थी अपनी वियोजन अभिक्रिया, एंड थर्ड पे थी विस्थापन। फोर्थ नंबर पे थी द्विविस्थापन अभिक्रिया, एंड फिफ्थ नंबर पे थी अपनी ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया। अब देखिए, एक तापमान के बेसिस पे या जो अभिक्रियाएं होती हैं उनके दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है, कुछ अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो इस बेसिस पे भी अभिक्रियाएं क्या होती हैं? 2 टाइप्स की होती हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और ये हम अब इस वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। तो देखिए, जो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती हैं इनको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं इंग्लिश में, और जो ऊष्मा शोषी होती है इनको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो देखिए, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कौन सी होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, प्राकृतिक गैस का दहन। तो प्राकृतिक गैस का दहन किस तरह से होता है? CH4 को ही हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक गैस कहते हैं। इसका एक IUPAC नेम और होता है मेथेन, प्लस 2O2 गैस गिव्स CO2 गैस प्लस 2H2O। तो देखिए, दहन हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि किसी भी मटेरियल का या किसी भी पदार्थ का हमें दहन करना होता है तो हमें ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। और यहाँ हम किसका दहन कर रहे हैं? प्राकृतिक गैस का दहन कर रहे हैं। तो CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2। CO2 का क्या नाम होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये साथ में हमें इस अभिक्रिया के दौरान क्या मिल रही है? ऊष्मा मिल रही है, और ये ऊष्मा निकल रही है, इसीलिए हम इस अभिक्रिया को क्या नाम दे रहे हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह रहे हैं। अब देखिए, श्वसन भी एक कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। श्वसन जो हम श्वसन करते हैं वही श्वसन। तो देखिए, ये भी एक क्वेश्चन भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो श्वसन है एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, समझाइए। तो देखिए, जो श्वसन होता है वो कैसी अभिक्रिया है कि जो श्वसन के दौरान ग्लूकोज का क्या होता है? अपने बॉडी की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है। और ये जो ग्लूकोज है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण की वजह से क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। तो इस तरह से श्वसन भी कैसी अभिक्रिया हो जाती है? एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो जाती है। तो देखिए, श्वसन के दौरान क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, और ये ग्लूकोज कहाँ प्रेजेंट रहता है? अपने बॉडी की कोशिकाओं के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 प्लस ऑक्सीकरण करवा रहे हैं तो क्या होगा? ऑक्सीजन ऐड होगा वायु की प्रेजेंस में। जैसे ही हम श्वसन के अंदर O2 गैस, अंदर ऑक्सीजन गैस हमारे शरीर के अंदर पहुंचती है, तो उस ऑक्सीजन गैस से जो बॉडी के अंदर पहले से प्रेजेंट जो ग्लूकोज होता है उसका क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण होता है। और वो किस तरह से होता है? देखिए, C6H12O6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस वाटर प्लस ऊर्जा। तो CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और ये अपना जल है। तो देखिए, अब अभिक्रिया तो ये हो गई, क्या हो गई? C6H12O6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। तो लेकिन अब ये अभिक्रिया अपनी क्या नहीं है? बैलेंस नहीं है। इस अभिक्रिया को हमें बैलेंस करना होगा। देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छी सी बात बताती हूँ यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करने की। जहाँ पर हम ऑक्सीकरण करवा रहे हैं ना किसी भी कार्बनिक पदार्थ का, तो वहाँ पर क्या होता है? जितने नंबर कार्बन होते हैं उतने हमें CO2 बनाने होते हैं प्रोडक्ट के अंदर। तो देखिए यहाँ पर कितने कार्बन हैं?
इस अभिक्रिया के दौरान अभिकारक के अंदर 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन है तो हमें कितने CO2 अणु प्राप्त होंगे? 6 CO2 अणु प्राप्त होंगे। तो यहाँ हम क्या लगा देंगे? 6 लगा देंगे। ठीक है, तो कार्बन बैलेंस हो गया। अब देखिए उसके बाद में, ये बात हमने पहले भी की थी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी जो तत्व पहले आता है उसको हम पहले संतुलित करते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम सबसे लास्ट में बैलेंस करते हैं। अब देखिए हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 12 हाइड्रोजन है। कितने हैं? 12 हाइड्रोजन। इस तरफ कितने हैं? 2 ही हैं। तो हमें 12 हाइड्रोजन करने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पर 6 लगाना होगा। 6 लगाते ही 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो 12 हो जाएंगे। तो ये हो गए अपने 12 हाइड्रोजन परमाणु। अब रही बात ऑक्सीजन की, तो देखिए ऑक्सीजन अपने आप अपन को बैलेंस मिलेगी। यहाँ पर कितने हैं ऑक्सीजन? इस तरफ है 6 ऑक्सीजन और यहाँ पर है 2, 8 हो गए। इधर देखिए कितने ऑक्सीजन है? 6 दूनी 12 प्लस 6 18 ऑक्सीजन है। अब रिएक्टेंट की तरफ या अभिकारक साइड भी हमें 18 ऑक्सीजन करने होंगे। तो देखिए 6 तो ये रहे। अब यहाँ पर हम 6 लगा देंगे तो 6 दूनी 12 और 6 18 हो गए। इस तरह से ऑक्सीजन भी क्या हो गए? बैलेंस हो गए। और ये अपना क्वेश्चन हो जाता है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, और वो कैसे होती है वो ये हमने देख लिया। अब नंबर 2 पे अपनी अभिक्रिया आती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है? ऊष्माशोषी नाम से ही पता चल रहा है, अवशोषी। शोषी का मतलब ऊष्मा का क्या हो रहा है? इस अभिक्रिया के दौरान अवशोषण हो रहा है। और ऐसी अभिक्रिया जिनके दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है वो क्या कहलाती हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती हैं। अब देखिए इसका अच्छा सा एग्जाम्पल है कैल्शियम जो कार्बोनेट है, इसको जब ऊष्मा दी जाती है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। ये क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है और ये कैल्शियम ऑक्साइड और ये अपनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो देखिए इस तरह से अपने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं वो कंप्लीट होते हैं। और लास्ट में अपना टॉपिक था कि ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं इनका अपना जो डेली जीवन है या दैनिक जीवन है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है इन रासायनिक अभिक्रियाओं का। तो देखिए इन रासायनिक अभिक्रियाओं के दैनिक जीवन पर प्रभाव को समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है संक्षारण। इंग्लिश में इसको कहते हैं कोरोजन। और नंबर 2 पे आता है विकृत गंधिता या रेंसिडिटी। तो देखिए ये जो संक्षारण होता है या जो कोरोजन होता है वो कैसी रिएक्शन है? ये अपने आप में एक उपचयन अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है, जिसके अंदर क्या होता है? किसी भी धातु का ऑक्सीकरण होता है और उसके ऊपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, जिससे उस धातु का क्या होता है? क्षय होता रहता है। तो ये क्या होता है? अपना संक्षारण होता है। तो देखिए हम देखते हैं इसको। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वायु की नमी तथा ऑक्सीजन के प्रभाव से धातुओं का क्षय या ह्रास होता है, धातुओं का संक्षारण कहलाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लोहे पर जंग लगना, जिसको हम आसानी से देखते हैं। तो लोहे पर जंग जब लगता है वो कैसे लगता है? स्टार्टिंग में अपना जो लोहा होता है वो एक चमकीली धातु होती है, लेकिन जो वायुमंडल की ऑक्सीजन है और नमी है उसके प्रभाव में आने पर उसके ऊपर लाल भूरे रंग की एक परत जमा हो जाती है। और जो लाल भूरा रंग की परत है वो ही क्या है? जंग है। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? जंग लगना कहते हैं। तो ये क्या है? एक संक्षारण का उदाहरण है। इसी तरह से चांदी की सतह है वो काली पड़ जाती है और तांबे की सतह का हरा होना, ये भी क्या है? संक्षारण के उदाहरण है। तो देखिए लोहे पर जंग लगना और चांदी की सतह का काला होना और तांबे की सतह का हरा होना, ये अपने आप में किसके उदाहरण है? संक्षारण के उदाहरण है। अब बात करेंगे संक्षारण की हानियां की। तो हानियां क्या होती हैं? क्या नुकसान होता है संक्षारण से? तो
देखिए, संक्षारण के कारण कार के ढांचे, लौह की रेलिंग, जहाज, धातु, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है और क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने के लिए हर वर्ष बहुत अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। वही जो भी वस्तुएं लोहे की बनी हुई होती हैं, ज़्यादातर वस्तुएं लोहे की बनी होती हैं, अपन जिनको काम में लेते हैं या जो मजबूत होती हैं, जैसे रेलिंग वगैरह होती है, कार के ढांचे होते हैं, तो संक्षारण की वजह से ये क्या होती हैं, कमज़ोर होती जाती हैं और टूट जाती हैं, जिससे इनको बदलना पड़ता है, जिससे हमारा क्या होता है, बहुत ज़्यादा खर्च होता है। इस तरह से संक्षारण की हानियाँ होती हैं। अब देखिए कि इस संक्षारण से कैसे बचा सकते हैं हम इन धातुओं को। तो देखिए, जो लोहा होता है उसको संक्षारण से बचाने के लिए हम पेंट कर देते हैं उसके ऊपर। तो पेंट की परत जब लोहे के ऊपर आ जाती है तो जो लोहे की बाहरी सतह है वो सीधे वायुमंडल के कांटेक्ट में नहीं आती है, अपने जो वायुमंडल की ऑक्सीजन और नमी है उसके डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आती है। और डायरेक्टली कांटेक्ट में जब लोहा नहीं आएगा तो क्या होगा, उसका संक्षारण भी नहीं होगा। एंड इसका सेकंड जो बचाव है वो हम किस तरह से कर सकते हैं कि जो अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं वो क्या करती हैं, वायुमंडल की नमी से जल्दी रिएक्शन करती हैं। तो ये जो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं उनके ऊपर हम कम अभिक्रियाशील धातुओं की क्या कर देते हैं, परत चढ़ा देते हैं, जिससे जो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं वो सीधे कांटेक्ट में नहीं आएंगी। तो भी हम क्या करेंगे, संक्षारण से बचाव अपनी धातुओं का कर सकते हैं। इस तरह से अपना संक्षारण का टॉपिक कंप्लीट होता है। और रासायनिक अभिक्रियाओं का दैनिक जीवन पर जो प्रभाव है उसका दूसरा इफेक्ट अपने रहता है विकृत गंधिता। ये भी अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से भी। तो देखिए, विकृत गंधिता या रैंसिडिटी क्या होता है। तो जैसे कोई वसायुक्त या तेलीय जो अपना भोजन सामग्री होती है उसको अधिक समय तक जब रख दिया जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, उसका स्वाद और उसकी गंध दोनों बदल जाते हैं। और वो क्यों बदलते हैं, क्योंकि वायु के संपर्क में आकर ये जो अपने तेल, भोजन के अंदर जो प्रेजेंट तेल और जो वसा है उसका क्या हो जाता है, उपचयन हो जाता है। क्या हो जाता है, उपचयन हो जाता है। किसका, ये जो भोजन के अंदर तेल प्लस जो वसा थी उसका क्या हो गया, उपचयन हो गया, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उसका स्वाद और गंध दोनों बदल जाते हैं। स्वाद और गंध दोनों बदल जाते हैं। और ये घटना क्या कहलाती है, विकृत गंधिता कहलाती है, रैंसिडिटी कहलाती है। तो देखिए, जो रैंसिडिटी है उसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए भाई, जो भी अपना भोजन है, खाद्य सामग्री है, उसको हमें क्या करना होगा, एक वायुरोधी डब्बे के अंदर रखना होगा। भाई अपना जो भी बर्तन है या जो भी डिब्बा है जिसके अंदर हमने क्या किया है, अपनी खाद्य सामग्री को रखा है, अब अगर वो वायुरोधी होता है, वायु उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी तो उसका क्या नहीं होगा, उपचयन नहीं होगा, ऑक्सीकरण नहीं होगा, तो अपनी खाद्य सामग्री खराब भी नहीं होगी, उसका स्वाद भी और गंध दोनों चेंज नहीं होंगे। और क्या कर सकते हैं कि तेलीय एवं वसायुक्त भोजन में उपचयन को रोकने के लिए हमें क्या मिलाए जाते हैं, भोजन के अंदर क्या मिलाने पड़ते हैं, प्रतिऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट मिलाने से क्या हो जाता है, इनका उपचयन आसानी से नहीं होता है और इनका स्वाद और गंध चेंज भी नहीं होते। और वायुरोधी बर्तनों वाला हमने देख ही लिया। नंबर 3 पे आता है कि चिप्स आदि की पैकिंग करते समय ऑक्सीजन की जगह हमें नाइट्रोजन गैस का उपयोग करना होता है, जिससे क्या हो जाता है कि चिप्स का उपचयन ना हो सके। तो अपनी जो चिप्स की थैलियाँ होती हैं, ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो चिप्स आदि की थैलियाँ होती हैं उनके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तो कौन सी गैस भरी जाएगी, नाइट्रोजन गैस भरी जाएगी। और नाइट्रोजन गैस भरने से क्या होगा, अपने जो चिप्स है या जो अंदर मटेरियल है उसका क्या नहीं होगा, उपचयन नहीं होगा। और उपचयन ही नहीं होगा तो उसका स्वाद और गंध चेंज नहीं होंगे। इस तरह से ये अपने
रेंसिडिटी और संक्षारण के टॉपिक हैं, जो कि अपने आप में क्या है कि ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके हमारे दैनिक जीवन पर प्रभाव है। और दोनों ही किसके उदाहरण हैं? उपचयन अभिक्रियाओं के उदाहरण है। उपचयन कह दो, ऑक्सीकरण कह दो, ऑक्सीडेशन कह दो, एक ही बात है। इस तरह से अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर करें, और जो अपना चैनल है ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेज उसको सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।